नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे इजराइल आम चुनाव की, जहां पर 120 सीटों के लिए पिछले 12 महीने में अगर देखें तो तीसरी बार मतदान हुआ। और अब देखना अहम होगा कि क्या इस बार भी किसी दल या गठबंधन को सत्ता मिलती है या फिर आगे क्या होता है, क्योंकि पिछले दोनों चुनावों में दोनों ही बड़े गठबंधन सत्ता के जो आंकड़े हैं 61 की संख्या उससे दूर थे। और जिस तरीके से इजराइल का पिछला इतिहास राजनीतिक चुनाव को लेकर कि वहां पर हमेशा गठबंधन की ही सरकार रही है, इसलिए यह भी देखना है कि आखिर गठबंधन के बावजूद भी सत्ता क्यों दलों से या गठबंधन से दूर है, क्या बड़े फैक्टर थे। हमारे साथ तीन बड़े खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हैं। मेरे साथ वीरेंद्र गुप्ता साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और वीरेंद्र जी ने ही शुरुआत की थी एम्बेसी की इजराइल में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ प्रोफेसर ए के पाशा हैं, सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज जेएनयू से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रोफेसर सुनील के चौधरी हैं, डायरेक्टर हैं डेवलपिंग कंट्री रिसर्च सेंटर डीयू से। आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र सर, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, आमतौर पर हम देखते हैं कि चुनाव 5 साल 4 साल कार्यकाल के हिसाब से हर देश में अलग है, लेकिन यहाँ पर 12 महीने में तीसरी बार चुनाव की नौबत। आखिर क्यों? राजनीतिक जो तस्वीर है या गणित है वो इतना पेचीदा क्या है? ये इनका इलेक्टोरल सिस्टम है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे नेसेट में 120 सीटें हैं, उसका चुनाव प्रोपोर्शनल सिस्टम पे होता है। तो जैसे आप इंडिया में आप वोट देखते हैं तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए 50% वोट ले आना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, लोगों के डिवाइडेड ओपिनियन होती है। तो इज़राइल में ट्रेडिशनली ये प्रॉब्लम रही है कि किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को 25-30% से मुश्किल ज़्यादा होता है, तो उनको फिर कोalition में लाना पड़ता है। और कई दफ़ा कोalition नहीं हो पाता है। तो जब पिछले इलेक्शन में, जब इस दौरान का जो पहला इलेक्शन था, ऐसा पहली बार हुआ कि इज़राइल में सरकार नहीं बन पाई। नहीं तो अक्सर करके जब मैं भी था इज़राइल में तो 2-3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में सरकार बन जाती थी। और टिपिकली लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड राइट ऑफ द सेंटर, वो पार्टीज डेजिग्नेटेड, उनकी जो है छवि स्थापित है। तो राइट विंग कोalition बनता है और एक लेफ्ट विंग कोalition बनता है। तो उसमें कौन जीत गया, ऐसे सरकार बनती है। इस बार जो है नहीं बन पाई तो दोबारा इलेक्शन करवाया, फिर दोबारा में भी नहीं बना तो फिर तिबारा इलेक्शन हुआ। अब शायद इलेक्शन धीरे धीरे डिस्टिल होके ऐसा नज़र आ रहा है, अगर एग्जिट पोल्स के बारे में सोचें, कि शायद कुछ नतीजा निकलेगा। ओके पाशा साहब, क्योंकि जिस तरीके से इसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखता है, और जो वोट शेयर के लिहाज से जो 120 सीटें हैं उनको तब्दील किया जाता है सीटों की संख्या के लिहाज से, लेकिन ऐसा क्या है इजराइल में कि वहां पर किसी एक दल को बहुमत कभी मिला ही नहीं, और पिछले 1 साल में तो गठबंधन भी बहुमत से दूर हैं। तो फिर ये इंटरनल जो पॉलिटिकल मैं कहूँ कि सिनारियो है, समीकरण है, वो क्या पहले से कहीं ज़्यादा पेचीदा है, या पार्टियों की संख्या बढ़ने से ये मुश्किल बढ़ती गई है? नहीं, ये इजराइल जब स्थापित हुआ 1948 में, उससे पहले का जो फार्मूला था उसी को अपनाएं, क्योंकि इजराइल में जो यहूदी आए पूरी दुनिया से आए, चाहे रशिया से हो, इंग्लैंड से, जर्मनी से। तो अपनी अपनी लैंग्वेज, कल्चर, आइडेंटिटी को वो संभाल के रखना चाहते थे। तो इसीलिए ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया जब इजराइल 1948 में स्थापित किया गया था। तो इस लिहाज से 48 से अभी तक किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी सीट्स नेसेट में नहीं मिले हैं, और 48 से 77 तक लेबर पार्टी और नेशनल रिलीजियस पार्टी मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। पहली बार राइट विंग गवर्नमेंट लिकुद मेनाहिम बेगन के अंदर बनी, जो कि 2 बार वो प्रधानमंत्री बने। उसके बाद भी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी 84 में और 88 में, और दोबारा लेबर पार्टी इसाक राबिन के अंडर 92 में बनी। उसके बाद नेतन्याहू आए, उसके बाद यहूद बाराक आए, और एरियल शरौन, और 4 बार नेतन्याहू लिकुद पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री बन के आए। तो हर एक इलेक्शन में नई पार्टियां उभर के आती हैं।
और कुछ पार्टियां डिसॉल्व कर दी जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो ये कम से कम अब 35 पार्टीज हैं वहाँ, एक एक मेंबर के भी एक एक पार्टी होते। कोई मिलिट्री जनरल रिटायर हो गया, वो अपनी पार्टी स्थापित करता है, और ब्रेक अवे ग्रुप्स होते हैं। तो स्प्लिट होना और मर्ज होना काफ़ी आम बात है। और जो मेन पार्टीज हैं, लेबर पार्टी और लिकुद पार्टी ब्लॉक, वो स्थापित हैं। और ये ब्लू एंड वाइट जो गैंट्स की पार्टी है, बेनी गैंट्स की, वो लेफ्ट विंग या लेबर पार्टी के जेनेसिस में आती उसका है। एक नया स्वरूप, इसका नया चेहरा है। जी, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वहाँ मिलिट्री लीडर्स, आर्मी के हो या एयरफोर्स के हो या एजरवाइजमैन एयरफोर्स के थे, तो मिलिट्री लीडर्स काफ़ी प्रभावित इजराइल पॉलिटिक्स में करते हैं और अपनी अपनी पार्टियां बनाते हैं। मोशे दयान ने भी उन्होंने पार्टी बनाई थी। तो मिलिट्री लीडर्स काफ़ी डोमिनेट करते हैं इजरायली पॉलिटिकल सिस्टम में। और ये चुनाव सिक्योरिटी मामले पे पिछले 20-25 सालों से डोमिनेट हुआ है, क्योंकि वहाँ से जो हिजबुल्लाह का प्रॉब्लम है, हमास का प्रॉब्लम है, या ईरान का प्रॉब्लम, सीरिया का प्रॉब्लम, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेके इस प्रॉब्लम, तो सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ज़्यादातर इकोनॉमिक सोशल मुद्दे पीछे हट के इलेक्शंस में लड़ा जाता है। एक चीज़ में थोड़ा सा विंद्र साहब, क्योंकि संख्या बढ़ती रही है, कोई मिनिमम वहाँ पर बेंचमार्क कैटेगरी है क्वालिफिकेशन के लिए, कितने फीसदी वोट के साथ ही आप मेन आप उस पर आप आते हैं? और दूसरा सवाल जो कि बहुत अहम मैं देख रहा था कि इतिहास जिस तरीके से आर्मी का दखल या फिर आर्मी से रिजाइन करके चुनावी पार्टियां स्थापित करके चुनाव में उतरना, और ऐसे में नेतन्याहू के लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें पिछले इन चुनावों में लगातार ये बढ़ती रही। देखिए, जो थ्रेशोल्ड है मिनिमम, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा कम है, 2.25%, 2.25% आपको वोट, 2.25%। अगर आप दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करें, जैसे जर्मनी में कंपेयर करें, जर्मनी में मिक्स्ड सिस्टम है। आधे लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं इंडिया की तरीके से, और आधे लोग प्रोपोर्शनल सिस्टम से जाते हैं। लेकिन वहाँ पे प्रोपोर्शनल सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को क्वालिफाई करने के लिए कि हम पार्लियामेंट में आएंगे, 5% वोट होना चाहिए। तो जैसा पाशा साहब ने बताया, बिल्कुल सही है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। बाहर हमको ऐसा लगता है कि इजराइल का एक मोनोलिथिक, एक यूनिटरी व्यू है। ऐसा नहीं है। इजराइल के अंदर बहुत डिबेट है हर इश्यूज़ में, और इजरायलीज़ इस बात को बड़े प्राइड से कहते हैं कि अगर हम 100 लोग हैं तो हमारे 200 व्यूज़ होते हैं। जहाँ तक फौजी, जैसा हम समझते हैं कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस या मिलिट्री इंटरवेंशन, जैसा हमारा नेबर है जहाँ पे मिलिट्री का डायरेक्ट रोल होता है, ऐसा कुछ इजराइल में नहीं है। लेकिन चूंकि सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस वहाँ पे बहुत है, उनका रेज़ो देत्र है कि दूसरे आसपास के जो मुल्क हैं जो उनको रगड़ने में लगे हुए हैं, उनसे बचें। तो सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा हो जाता है। उसमें आप समझ ही सकते हैं कि कोई एक्स फौजी हो, वो सिक्योरिटी को समझता है, तो उसकी पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। ये वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए वो फौजी लोगों को लेती हैं। जैसे रबीन थे, प्राइम मिनिस्टर बने लेबर पार्टी के और लीड कर रहे थे, तो उनकी क्रेडिबिलिटी कंट्री में बहुत थी। मैं कहूँगा कि शिमोन पेरेस से बहुत ज़्यादा थी उनकी, क्योंकि शिमोन पेरेस तो इधर उधर से गोली देके, लेकिन रबीन बात स्ट्रेट कहना, और फौजी आदमी हैं तो इजरायली आदमी जो है उन पे ट्रस्ट करता है कि हाँ ये कह रहे हैं तो हमारे देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। इसलिए उन लोग, ऐसे लोगों का पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में रोल है, ज़्यादा रोल बढ़ा है। चौधरी जी, दो चीज़ें, एक तो ये कि जिस तरीके से मैं मुद्दे देख रहा था, पिछले ये तीसरा चुनाव है, अगर पिछले 12 महीने में पिछले दोनों चुनाव को देखें और इस चुनाव को भी देखें, जैसा कि कहा वीरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कि सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू बनाया गया, और ख़ासकर मैं कहूँ कि जो प्रधानमंत्री उनकी ओर से भी इस मसले को काफ़ी ज़्यादा बयान इससे जुड़े आए। लेकिन ब्लैक एंड वाइट जो दूसरी अपोजिशन ब्लैक एंड वाइट पार्टी है, उसकी ओर से भी इसको लेकर जिस तरीके की सेंसिटिविटी वहाँ पर दिखी है, उसका इम्पैक्ट आपको लगता है कि ज़्यादा हुआ, इसीलिए गठबंधन भी 61 नंबर से कहीं दूर पिछली बार दोनों बार दिखे, और इस बार क्या होगा भी कहना मुश्किल है। देखिए, 1948 में जब पहली बारी नेसेट का चुनाव हुआ था, और ये 2020 मार्च में जब कल चुनाव हुए हैं, ये 23वीं नेसेट का चुनाव हुआ है। तो इन 23 नेसेट के चुनावों का अगर विश्लेषण करें
तो ऐसा एक भी चुनाव नहीं है जिसमें एक राजनीतिक दल को 61 सीटें मिली हों और उसने अपना सरकार अपने बहुमत से बनाई हो। अर्थात अगर हम इजरायली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का अध्ययन करें तो उसमें कोलिशन इनबिल्ट है, लेकिन इजरायली कोलिशन पॉलिटिक्स को बेसिकली हम लोग ब्लॉक पॉलिटिक्स कहते हैं। तो वहाँ 5 बड़े ब्लॉक्स हैं। एक लेफ्ट ब्लॉक है जिसको इजरायली लेबर पार्टी लीड करती है, दूसरा राइट ब्लॉक है जिसको लिक्विड पार्टी लीड करती है, तीसरा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है वो जो रिलीजियस पार्टी जिसको हरेडी पार्टीज बोलते हैं, जिसमें शस का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहा है। चौथा जो बहुत बड़ा ब्लॉक है वो सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं, जो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी है, ये सेंट्रिस्ट पार्टी की लीड के अंदर है। और पांचवा जो ब्लॉक पिछले 4 चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो अरब पार्टीज का ब्लॉक है। तो अगर हम इन 5 ब्लॉक पार्टीज का अध्ययन करते हैं तो विद इन ब्लॉक पार्टीज के अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा कोलिशन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भले ही वो कोलिशन गवर्नमेंट है, लेकिन उस ब्लॉक के अंदर गठबंधन इतना स्ट्रांग है, वो चाहे कॉमन इश्यूज पर है, कॉमन आइडियोलॉजी पे है, कॉमन प्लेटफॉर्म पे है, तो वो कहीं ना कहीं उस कोलिशन पॉलिटिक्स ने इजरायली पार्टीज को, पार्टी सिस्टम को 1948 से लेकर और अब तक एक स्थायी शासन व्यवस्था को प्रदान किया है। दूसरी वो बात है कि कैसे चुनाव में परिवर्तन आते चले गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आया जब 1967 वॉर है, उसमें सिक्योरिटी इशू इंपॉर्टेंट आया। उसके बाद नेशनलिज्म का जो मुद्दा है, सिक्योरिटी का मुद्दा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। राइट विंग पार्टीज का जो उदय है, जैसे कि पाशा साहब ने कहा कि 77 में जैसे भारत में पहली बार 2 पार्टी सिस्टम का गठन होता है, उसी प्रकार 77 में पहली बार 1 पार्टी डोमिनेंट कॉलिशन सिस्टम के लिए लिक्विड पार्टी सिस्टम वहाँ पर आता है। 77 के बाद राइट विंग पार्टीज का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल वहाँ की राजनीति माना शुरू हो जाता है। लेकिन उससे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जैसे इसराइल को कहा जाता है कि ये लॉ ऑफ इमिग्रेंट्स है, वहाँ पे चलता है, लॉ ऑफ रिटर्न चलता है। अर्थात वहाँ पे जो जूस का जो इमिग्रेशन है वो 80s के दशक के बाद बहुत व्यापक पैमाने पर होता रहा। इन इमिग्रेंट जूस ने वहाँ पर नए राजनीतिक दलों का गठन किया, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टी जिसको हम इजरायली बेतुनु कहते हैं, ये इजरायली बेलिया था, और रिलीजियस पार्टी में शास पार्टी इमर्ज कर आया। तो इस मतलब माइग्रेशन से जो नए राजनीतिक दल आए, चाहे वो हरेडी पार्टी में सस का उदय हुआ है या फिर इजरायली बेतुनु या इजरायली बेलिया पार्टी का उदय हुआ है, इन्होंने इजरायली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक प्रभावित किया। और वो जो इशू था नेशनलिज्म का, सिक्योरिटी का, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम 21वीं शताब्दी के चुनावों का विश्लेषण करें तो ऐसा लगता है कि जो इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी से वापस डेवलपमेंट और गवर्नेंस की तरफ आ रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है वो प्ले कर रहा है यंग एंड न्यू वोटर्स। तो उसका जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, राइट सेंट्रिस्ट की तरफ आ रहा है। तो जो सेंट्रिस्ट पार्टीज का जो बहुत प्रादुर्भाव हुआ है और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई है, चाहे वो शिनोई पार्टी का 2006 के बाद देखें या कदीमा को देखें या फिर ब्लू एंड वाइट को देखें, ये सेंट्रिस्ट पार्टीज वो हैं जो एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ बात नहीं करती हैं, वो नेशनलिज्म सिक्योरिटी की बात नहीं करती हैं, वो अक्सर डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात करते हैं। यही कारण है कि इसमें नया जो बदलाव आ रहा है और वोटर्स कैसे उसमें एडजस्ट हो पा रहा है, इसलिए 61 सीटों का जो गठबंधन है वो कभी कभी बहुत मुश्किल नजर आने लगता है। पाशा सर, अगर दोनों चेहरों की बात करूँ, खासतौर पर जो इस वक्त इजराइल के चुनाव में दिख रहे हैं और जिनसे उम्मीद है मैं कहूँ कि दोनों धड़ों को दिख रही, जो कि पिछले दोनों चुनाव अगर देखें वहाँ पर दिख रहा था, क्या बड़ी मैं कहूँ कि खूबी या खामियों के तौर पर अगर समझना चाहूँ इजरायली परिप्रेक्ष्य से वो नज़र आती हैं, दोनों के बीच में बड़े फ़र्क पैदा करती हैं? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो लिकुद ब्लॉक के लीडर हैं वो सिक्योरिटी को बार बार अहमियत देते आ रहे हैं, इम्पोर्टेंस, चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या हमास का मुद्दा हो या हिजबुल्लाह का मुद्दा हो या ईरान जो सीरिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, इन सब को लेके पिछले 2-3 सालों से वो लगातार इस पे एम्फसाइज करते आ रहे हैं। और उनका सबसे अहम रोल ट्रंप पीस प्लान को लेके पिछले महीने जो डील ऑफ द सेंचुरी बोल के प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वाइट हाउस में इनॉग्रेट किया, उससे 2-3 फ़ायदे हुए। एक तो पहले से ही प्रेसिडेंट ट्रंप नेतन्याहू को सपोर्ट करते आ रहे हैं और उनको जिताने की हर कोशिश में वो लगे हुए हैं, बल्कि उनके पोस्टर्स, उनके फोटोग्राफ्स नेतन्याहू के साथ साथ पूरे चुनाव इलेक्शन कैंपेन में इजराइल भर में लगाए गए थे। और इस पीस डील से 2 चीज़ें उभर के आई। एक तो जो सेटलमेंट्स हैं वेस्ट बैंक में, उनको इजरायली सॉवरेनिटी या प्रॉपर इजराइल से लिंक करने की बात की जा रही है। और दूसरी बात, जॉर्डन वैली जो जॉर्डन के साथ वेस्ट बैंक का बॉर्डर है रिवर जॉर्डन से,
उसको इजराइल का हिस्सा माना जाएगा, बल्कि उस पर भी काफ़ी सपोर्ट अमेरिका का है इस पीस डील के तहत। और तीसरी अहम बात यह है कि 3.5 लाख जो अरब इजरायली सिटीजन्स हैं नॉर्दर्न इजराइल में, उनको ट्रांसफ़र करके वो जो प्रॉब्लम्स थे विद इन इजराइल, प्रॉपर्टी हैं, उनके वोटिंग राइट्स हैं वगैरह सब, उसको भी इजराइल के हक में सपोर्ट करने की बात इस ट्रंप डील से की जा रही है। और लास्टली ये बात कही जा रही है कि अगर ये डील रियलिटी होता है तो मोरक्को सहित खाड़ी के जो देश हैं, कम से कम 3, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब, नॉन एग्रेशन पैक्ट इजराइल से साइन करेंगे, जो कि अभी फ़िलहाल जॉर्डन और मिस्र उनके साथ पीस ट्रीटी साइन करें। तो ये पीस अप्रोच पूरे अरब दुनिया में धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इजराइल को जो सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है, जिससे सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है, उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि अब सऊदी अरब और ईरान के बीच कोल्ड वॉर की वजह से ये इजराइल के हक में या सपोर्ट में जा रहे हैं। तो इस लिहाज से ये ट्रंप का पीस प्लान नेतन्याहू को इलेक्शंस जीतने में काफ़ी मदद हुआ। हालांकि बेनी गैंट्स भी वहाँ बुलाए गए थे व्हाइट हाउस में, लेकिन जब लौट के आए उन्होंने काफ़ी चिंता प्रकट की कि हमें अरब देश से मिलजुल के, फ़लस्तीनियों से मिलजुल के काम करना होगा, जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। बताएं वीरेंद्र सर, दोनों अगर हम नतीजों को देखेंगे या जो भी आने वाले हैं, परिवर्तन न सिर्फ इजराइल के लिए पॉलिसी के लेवल पर बल्कि भारत के अगर प्रिपरेशन समझना चाहूँ कि अगर लिक्विड ग्रुप को मिलता है समर्थन सत्ता के करीब वो पहुँचती है, या फिर ब्लू एंड वाइट जो खेमा है अगर वो पहुँचता है, क्या बड़ा फ़र्क क्या कोई नज़र आ सकता है पॉलिसी लेवल पर? देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है तो मैं समझता हूँ कि इजराइल में इंडिया के लिए बहुत गुडविल है। इजराइल में अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इस बात की अप्रिसिएशन है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि इंडिया बड़ा मार्केट है डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए। इंडिया से काफ़ी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंडिया के साथ एक स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस भी है। वो जैसा इंडिया में लोग बाग सोचते हैं वैसा इजराइल में भी सोचते हैं। मैं इस बात कहना चाहता हूँ कि अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इजराइल में इंडिया के लिए सपोर्ट और गुडविल है। तो चाहे नेतन्याहू हो, चाहे बेनी गैंट्स हो, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। 2 चीज़ों पे मैं ख़ास नज़र डालना चाहता हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू का शुरू से लिकुड का, और लिकुड से भी ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू ने पर्सनली सेटलमेंट एक्टिविटीज़ को बहुत सपोर्ट किया। उनका कमिटमेंट हो सकता है, वैसे एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी भी है, क्योंकि बहुत सारा एक वर्ग है वहाँ पे, एक्सट्रीमिस्ट वर्ग, खासकर ऑल्सो रेडिकल जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं और राइट विंग पार्टीज़ हैं, वो उनका सपोर्ट इस चीज़ पे प्रेमिस्ड रहता है कि सेटलमेंट एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए, उसके लिए पैसे आने चाहिए। तो नेतन्याहू हैज़ पोजीशनड हिमसेल्फ ऑन दैट साइड। दूसरी चीज़ है कि इस इलेक्शन में जो अरब ब्लॉक है, जैसा बताया डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, तो ये जो जॉइंट लिस्ट में सारे अरब पार्टीज़ ने एक साथ इलेक्शन लड़के कंबाइन करके किया है और उनकी करीब 15 सीटें आ सकती हैं। तो अभी तो जब इलेक्शन आएगा तो कैसे गठबंधन बनेगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन जो अरब पार्टीज़ हैं उनका वो एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। तो अब देखिए कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स हैं, किस तरह से उसको जमाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। पाशा जी ने जिस चीज़ का जिक्र किया कि इज़राइल की रिहैबिलिटेशन या इज़राइल के साथ संबंध और नॉन एग्रेशन पैक्ट, ऐसा मुझे नहीं लगता है।
क्योंकि जो ट्रम्प का जो पैलेस्टीनियन प्रपोजल दिया उन्होंने, उसको पैलेस्टीनियंस ने इनकार कर दिया है। जब तक कि पैलेस्टीनियंस उसको नहीं मानेंगे, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जेरूसलम का जो एक्नॉलेजमेंट किस तरह से हो, तो जेरूसलम में ईस्ट जेरूसलम है और वेस्ट जेरूसलम है, तो डिफैक्टो तौर पे तो यही होना है कि ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीनियंस को मिलेगा और बाकी जेरूसलम उन लोगों के पास रहेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ सकता है। जो हाइफा में जो अरब्स हैं वो इज़राइल का ही हिस्सा रहेंगे, वो 2 स्टेट सोल्यूशन में अलग नहीं होंगे। अब एक रिटोरिकल तौर पे कोई कहे बात, वो हाँ राइट ऑफ रिटर्न, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सेटलमेंट एक्टिविटी, सेटलमेंट का रिकॉग्निशन करना और सेटलमेंट को इजरायली टेरिटरी में, इजरायली देश का हिस्सा बना लेना, पैलेस्टीनियंस की जो टेरिटरीज है वेस्ट बैंक में, उसका बना, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है और मुझे लगता है कि पैलेस्टीनियंस उसको नहीं छोड़ेंगे। ओके चौधरी जी, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा आपका कि जिस तरीके की पोजीशन है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि चौथी बार चुनाव में जाना पड़ जाए, जिस तरीके के पिछले अनुभव रहे हैं 2। लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि कहा वीरेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा फ़र्क भारतीय रिश्तों के लिहाज से नहीं दिखता कि अगर कोई भी दोनों में से चेहरों में से या कोई भी जो वहाँ पर गठबंधन है वो सत्ता पर आता है। लेकिन अगर इजराइल के इंटरनल जो फैक्टर की बात करूँ, कमोवेश कोई भी आए, जो आपने कहा कि डेवलपमेंट इज़ द मेन एजेंडा और उसी इशू के साथ वो आगे बढ़ना होगा, ये साफ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक तो स्ट्रैटेजिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो कॉमनैलिटी है दोनों देशों में, वो है हमारी सांस्कृतिक। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे शैलोम कहा जाता है और शैलोम्स का जो शब्द है वो ओम से ही निकला है, तो कल्चरल एफिनिटी है बहुत। और हिंदुज़म कहीं ना कहीं वो होदू के रूप में उनके यहाँ लिटरेचर में मिलता है, साहित्य में दिखाई देता है। तो डिप्लोमेटिक और कल्चरल एफिनिटीज इतनी ज़्यादा है दोनों देशों के अंदर कि उसमें कोई भी सरकार जो बनती है वो भारत के साथ हमारे संबंध है बहुत मजबूत रहेंगे इसराइल के। लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस प्रकार की इलेक्टोरल प्रोसेस में चेंजेस आ रही हैं, उसमें एक जो वर्ड है वो है रिकंसिलिएशन। कोई भी सरकार बनती है, लेफ्ट की, राइट की, सेंट्रिस्ट की, तो मुझे नहीं लगता है कि इवन एक्सट्रीम राइट में अगर लिकुड भी पार्टी सरकार का गठन करती है तो लिकुड भी अब 2 स्टेट सोल्यूशन से अपने आप को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि कॉमन वोटर जो है वो रिकंसिलिएशन की बात करता है। दूसरी बात जो है वो रिकंसिलिएशन के साथ रीअलाइनमेंट है। जो वोटर है, जो यंग वोटर है, जो यंग इजरायली वोटर है, वो कहीं ना कहीं पीस चाहता है, वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात करता है। और तीसरी बात है कि जो री इमर्जेंस है, जो ओल्ड एलाइज न्यू एलाइज के रूप में आए हैं, जैसे कि हरेडी पार्टी जो है वो बहुत ऑर्थोडॉक्स पार्टीज रहती थी, लेकिन वो भी अब कहीं ना कहीं सेंट्रिस्ट पार्टीज के साथ या राइट के साथ आने के लिए, कन्वर्जेंस करने के लिए तैयार हैं। तो उस संदर्भ में मैं देखा ऐसा लग रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आ सकती है, और स्टेबल गवर्नमेंट बात करेगी तो गवर्नेंस की, और गवर्नेंस की बात करें डेवलपमेंट हमेशा उनका मुख्य एजेंडा रहेगा। बहुत संक्षिप्त है, बहुत संक्षिप्त। लिकुद के लीडर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनके खिलाफ 3 चार्जेस भी लगाए गए हैं करप्शन के, और अगले हफ्ते उनके साथ ट्रायल शुरू होने वाला है। तो अगर ये लिकुद गवर्नमेंट के लीडर भी बन के बुलाए जाते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए, ये ट्रायल क्या रूप लेता है उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इस पर होगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि इजराइल के चुनाव असल में किस तरीके से होते हैं और पिछले 1 साल में तीसरी बार चुनाव की नौबत क्यों आई, और असल में क्या बड़े फैक्टर इस चुनाव में है और आगे की दिशा क्या हो सकती है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।